नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सजीव एक ऐसा साहित्यकार जिसके बारे में अक्सर एनटीए यूजीसी नेट हिंदी में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। संजीव का जन्म 1947 ईस्वी में हुआ है और इनकी कुछ कहानियाँ उपन्यास मिलते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में इनके 10 उपन्यास देखेंगे, उनका संक्षिप्त परिचय और उपन्यासों के नाम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा जा चुका है, जिनसे प्रश्न हम वो भी आपके सामने जानकारी देंगे। तो इनका ये उपन्यास देखिए, कृष्णगढ़ के अहेरी, काले गहरे अक्षरों में यह उपन्यास का नाम यहाँ पर अंकित किया गया है। तो ये याद रखना है कि इनका यह आरंभिक उपन्यास है, 1981 ईस्वी में आया। इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, सर्कस नाम से इनका दूसरा उपन्यास 1984 ईस्वी में आया। वेरी इंपॉर्टेंट में रखूँगा इसे, क्योंकि इस उपन्यास के बारे में कई बार नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। सब सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी में आया। धार उपन्यास 1990 ईस्वी। पाँव तले की दूब 1995 ईस्वी। जंगल जहाँ शुरू होता है 2000 ईस्वी। सूत्रधार इम्पोर्टेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट में रखूँगा, इसके बारे में पूछा जा चुका है। 2003 में आया यह उनका उपन्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। आकाश चंपा 2008 में आया उपन्यास। रह गई दिशाएं इसी पार 2011 में आया उपन्यास। और फांस उपन्यास 2015 में प्रकाशित हुआ। आगे कुछ इनके उपन्यास के संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो देखिए, संजीव ने अपने महत्वपूर्ण उपन्यासों, जिसमें सावधान नीचे आग है और धार, ये दो उपन्यासों में उन्होंने क्रमशः बिहार और बंगाल के कोयला अंचल में स्थित कोयला खानों में व्याप्त भ्रष्टाचार, कोयला मजदूरों के नरकीय जीवन यानी नर्क के समान जीवन और इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के शोषण का यथार्थ चित्र अंकित किया है। तो बेटा ये याद रखना है कि जो सावधान नीचे आग है इस उपन्यास में, ठीक है, और धार उपन्यास की जो कथा है उसका संक्षिप्त परिचय मैं आगे देता हूं, लेकिन पहले आप सावधान नीचे आग है। अभी देखो, कोयले से आग बनती है, तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसको अंतर्संबंध कर सकते हैं कि भैया कि जो सावधान नीचे आग इनका उपन्यास है 1986 ईस्वी में आया, इसका मैं थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ क्योंकि उपन्यास इम्पोर्टेंट है यह भी, तो इसीलिए इसका परिचय जो है पढ़ लेना आवश्यक है। इसमें बिहार और बंगाल में आपको पता है कि कोयले की खानें हैं और वहाँ जो मज़दूर हैं उन कोयले की खानों में कर रहे काम, उनका जो जीवन है भ्रष्टाचार से लिप्त है। ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है और मज़दूरों पर शोषण हो रहा है, नरक के समान ज़िंदगी है और आदिवासी वहाँ पर काम कर रहे हैं, और जो बिल्कुल यथार्थ अंकन जो है हुआ है उनका। ठीक है, आगे देखिए, धार उपन्यास में तो उन्होंने मज़दूरों की अपनी सहकारी खदान जन खदान का विकल्प भी पेश किया है। यह विकल्प बहुत ही किताबी प्रतीत होता है। ठीक है, धार की मैना अपने संघर्ष और साहस से प्रभावित करती है, किंतु उसके चरित्र में विकास की संभावना नहीं है। सब मिलाकर देखा जाए तो संजीव खदान मजदूरों और आदिवासियों के शोषण का चित्र तो उभार सके हैं, किंतु उसे मुक्ति का सही मार्ग नहीं दिखा सके हैं। उनकी शक्ति खदान मजदूरों के दिलों में जलती हुई आग को पहचानने में है। ओके, तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्त्री पात्र भी हैं, लेकिन उनके संघर्ष और साहस को दिखाने के बजाय वो मजदूरों पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे देखिए, पाँव तले की दूब, इम्पोर्टेंट उपन्यास है ये भी उनका। इसकी कथा भूमि छोटा नागपुर के पठारी इलाके का डोकरी अंचल है। सुदीप्त इस अंचल में एनटीपीसी, जिसको नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन में इंजीनियर बनकर आता है। ठीक है, इस उपन्यास में सुदीप्त एक पात्र है और वो एनटीपीसी, ठीक है, इस संस्था में इंजीनियर बनकर आता है। वह जन आंदोलन से जुड़ा एक लेखक भी है। वह इस अंचल यानी ग्रामीण क्षेत्र की मानसिक जड़ता को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, जड़ता यानी कि मूर्खता, किंतु वह यहाँ के अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों के चलते असफल हो जाता है। तो ना कोई सुधार करना चाहे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हों कि सुधार हो नहीं पा रहा है,
लोग ही उसको वैसा बना देते हैं जैसे वो खुद हैं। घोर निराशा में आत्महत्या कर लेता है। असफल हुआ है, लोगों की सोच बदलने चला था, खुद ही हाथ बैठा, ऐसा कुछ। सुदीप्त, सुदीप्त याद रखना। समकालीन जीवन की शायद यही सच्चाई है, सही रास्ते पर चलने वाला अंततः अवसरवादियों द्वारा तिरस्कृत और बहिष्कृत होने के लिए अभिशप्त है। अगर किसी ने आप हुदरी नाम से एक आत्मकथा पढ़ी हो जो कि रमणिका गुप्ता की है, उसमें उन्होंने बताया था, रमणिका गुप्ता ने, कि मैं एक बार मंच पर चढ़ी और जो शोषण करता थे उनके खिलाफ ही बोल बैठी। क्योंकि होता क्या था आज़ादी के बाद कि बहुत सारी स्त्रियाँ गायब हो जाती थी और जो बड़े बड़े अधिकारी आते थे, नेतागण आते थे, उन गायब हुई स्त्रियों, बहू बेटियों के ऊपर लेक्चर देते थे। और जब तब मंच पर खड़ी होकर बोलती हैं कि पहले अपने ही घर के जो चौखटे हैं या फिर कोने हैं वो छांट लीजिए, आपको बहुत सारी गायब हुई महिलाएं वहाँ पर मिल जाएंगी। तो मतलब रमणिका गुप्ता का मैंने किस्सा इसलिए छेड़ा क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं और मंच पर खड़े होकर उन्हीं नेता, उन्हीं अफसरों के बारे में वो बोल बैठी जो सच में ऐसा कर रहे थे। गायब कौन करवा रहा था? यही नेता, यही अब बड़े बड़े अफसर, ठीक है, अपनी सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, कामुकता को दूर करने के लिए, भोग लिप्सा के लिए। ओके, कोई भी सुंदर स्त्री है उसको किडनैप कर लिया, ऐसे। तो रमणिका गुप्ता ने वो सच बोला और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और उनको जिस जहाँ वो रह रही थी वहाँ से उनको निकाल दिया गया और फिर वो कहीं रिश्तेदार के जहाँ रह रही थी। तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पर है सुदीप्त के साथ। सुदीप्त क्या है कि बंदा इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, लेखक भी है, समाज की आवाज़ बन रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो स्वार्थी लोग होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, सत्ता के लोग, वो ऐसा होने कहाँ देते हैं। अगर समाज जागरूक हो जाएगा किसी के आने से तो फिर तो सब अपना हक मांगने लगेंगे और हक जो है फिर नेता लोग कैसे देंगे, क्योंकि उन्होंने तो अपने पेट भरने। तो कुल मिला के ऐसी परिस्थितियां आज भी देखने को मिल जाती हैं। आगे देखिए, जंगल जहां से शुरू होता है कि कथा भूमि पश्चिमी चंपारण है। यानी इसकी जो कथा भूमि लिखी गई है, जो कथानक है इसका, पश्चिमी चंपारण, ये बिहार में है, आपको पता होगा। इसे मिनी चंबल भी कहते हैं। यह डाकुओं का अभयारण्य है, ठीक है, डाकुओं का जंगल है। ऊपर ऊपर से तो यह उपन्यास डाकू समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया प्रतीत होता है, किंतु वस्तुतः जंगल राज के रूप में परिवर्तित आज की पूरी समाज व्यवस्था की परतों को उधेड़ कर सामने लाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था में जो रूढ़ियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उसको प्रतीक बनाया गया है इस उपन्यास में। हालांकि डाकू समस्या को भी केंद्र में रखा गया है, लेकिन जो मूल समस्या जहाँ पर देख रही है तो सामाजिक व्यवस्था। आगे देखिए, परशुराम जादव, काली प्रेमा वंशी जैसे दुर्दांत डाकू तो पश्चिमी चंपारण जैसे सीमित क्षेत्रों में जंगल राज कायम करते हैं, किंतु बड़े बड़े बाहुबली राजनेता, धनाधीश, पुलिस अधिकारियों और धर्म संप्रदाय की राजनीति करने वाले तांत्रिक संतों, महंतों ने तो पूरी व्यवस्था ही जंगल राज में परिणित कर दिया है। तो कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि जो जंगल होता है उसमें तो कुछ बहुत सीमित दर्जे में लोग जो हैं अपना वर्चस्व जो है कायम कर चुके हैं, लेकिन जो असली जंगल है, जो संसद में बैठे हैं, एक पान सिंह तोमर आपने फिल्म देखी हुई, उसमें जो इरफान खान है, पान सिंह तोमर बना हुआ है, वो एक डायलॉग बोलता है, वो कहता है कि जो बीहड़ है वहाँ पर शेर हैं और जो असली डकैत हैं वो संसद में बैठे हैं। वो ऐसी ही परिस्थिति वहाँ पर देखिए भाई, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त ये भी एक उपन्यास है, जंगल जहाँ से शुरू होता है। डाकुओं की व्यवस्था, यानी डाकुओं के समस्या के ऊपर ज़रूर बोला गया है, लेकिन जो असली डाकू हैं वो ये रहे, जिन्होंने देश को खोखला बना कर रख दिया है। और चंपारण की धरती के पर, यानी पश्चिमी चंपारण की बात है, मिनी चंबल जिसको कहते हैं, ठीक है। चंबल में भी डाकू रहते हैं, आपको पता होगा। और इस तरह से ये कथा रखी गई है। ओके, आगे क्या है, स्वार्थ, लोलुपता, सत्ता प्रियता के अतिरिक्त आज ना कोई विचार दर्शन है, ना नैतिक आदर्श। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि कुछ बदलने या सुधारने की ईमानदारी कोशिश भी आज व्यर्थ होती जा रही है। उपन्यास में कुमार जैसा पुलिस अधिकारी भी अंततः टूट जाता है। सुदीप्त तो टूटता ही है, लेकिन एक कुमार जैसा पुलिस अधिकारी भी हार मान बैठता है। ऐसा ही है, अकेला बंदा कुछ कर नहीं पाएगा, समाज को जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने का क्या मतलब है
जय श्री राम। आगे, जिस जंगल से वह लड़ रहा था वहीं जंगल उसके भीतर उग आता है। इन सब के बावजूद उपन्यासकार निराश नहीं है। उपन्यास में मुरली पांडे के रूप में नूह जैसा एक व्यक्तित्व विद्यमान है। मलारी का बच्चा देश का भविष्य है। काली के यह पूछने पर कि इसे सौंपेगा कैसे, कुमार कहता है उस नूह को जो इस मायावी महाप्रलय में भी जो कुछ श्रेष्ठ है, सुंदर है, उसे बचा लेने की जिद ठाने बैठा है। ये मुरली पांडे का व्याख्यान है। निश्चय ही यह उपन्यास आज के सामाजिक यथार्थ को सामने लाने की ईमानदारी कोशिश करने के लिए याद किया जाता है। ठीक है। संजीव का जो नवीनतम उपन्यास है बेटा वो है सूत्रधार। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्कस उपन्यास को भी याद रखना है, और सूत्रधार जो अभी ही प्रकाशित हुआ था कुछ सालों पहले, दशकों पहले कह सकते हैं, यानी 20 साल पहले। ठीक है। इसमें प्रख्यात लोक नाटककार भिखारी ठाकुर, जो बिहार के एक बहुत ही अच्छे बिहारी ठाकुर जो है नाटककार माने जाते हैं, उनके जीवन पर लिखा गया नाटक। जीवनी परक होने पर भी यह उपन्यास आज के लोक जीवन की बहुविध विडंबनाओं यानी दुर्भाग्यों और उनके भीतर से गुजरते हुए एक संवेदनशील रचनाकार के बहुस्तरीय जीवन संघर्ष को मूर्त करने में सफल सिद्ध हुआ है। एक स्तर पर इसे दलित विमर्श को नया आयाम देने वाला उपन्यास भी कहा जा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कथानक संक्षिप्त परिचय सर्कस का नहीं हुआ है, किशनगढ़ के अहेरी, लेकिन बस इतना याद रखिए कि बाकी का मैंने दे दिया। जो इम्पोर्टेंट है जानकारी वो आपके समकक्ष मैंने रख दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, कोई पेड बैच लेना चाहता है तो 7986731522। ठीक है जी, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।